नमस्कार दोस्तों। आज हम कॉप 27 शर्म अल शेख में जो एक लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना हुई है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो इसकी एकमात्र सफलता माना जा रहा है। तो लॉस एंड डैमेज का अर्थ होता है कि किसी देश में क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाली आपदाओं से जो नुकसान होता है उसे ही लॉस एंड डैमेज कहा जाता है। और इस लॉस एंड डैमेज फंड का यूज उन देशों की इन आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से उबरने में सहायता हेतु किया जाएगा। अर्थात ये फंड उन देशों की सहायता करेगा कि आपदाओं के कारण जो नुकसान हुआ है उससे ये उबर सके या उससे रिकवरी कर सके। तो ये लॉस एंड डैमेज की जो मांग है वो विकासशील देश 30 साल पहले से कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस डिमांड को या इस मुद्दे को सबसे पहले जो उठाया गया था वो 1989 में उठाया गया था स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के द्वारा। छोटे छोटे द्वीपीय देश थे जिन पर समुद्री तल के या सागर तल के बढ़ने का खतरा था। तो इन देशों के द्वारा 1989 में इस बात को उठाया गया कि ये भी मुद्दा क्या करना चाहिए, ध्यान में रखा जाना चाहिए क्लाइमेट वार्ताओं में। और इसके लिए इन्होंने सबसे पहले अलायंस फॉर स्मॉल आइलैंड स्टेट की स्थापना की गई, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि इनका जो वित्तीय भार है वो इन देशों को उठाना पड़ता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो आपदाएं हो रही हैं उनके कारण जो नुकसान हो रहा है उनका वित्तीय बोझ इन देशों पर पड़ रहा है। यहीं से ये बात चलती रही, डिस्कशन चलता रहा, कोई खास इस पर प्रगति नहीं हुई। सबसे पहली बार जो कंक्रीट बात निकल कर आई वो 2013 में आई, जब वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म की स्थापना की। वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म की स्थापना की, ये एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट था, एक संस्थागत व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत इन मुद्दों को डिस्कस किया गया। लेकिन इसके बाद भी इस पर कोई ठोस परिणाम सामने निकल कर नहीं आया। इसके बाद बात आगे बढ़ती रही और इसके बाद आता है आपका पेरिस सम्मेलन। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ। तो पेरिस एग्रीमेंट में भी लॉस एंड डैमेज को स्थान दिया गया। वहां पर आर्टिकल जो 8 था, आर्टिकल 8 जो है वो इसी से संबंधित है। किससे? आपके लॉस एंड डैमेज से। लॉस एंड डैमेज से संबंधित है आर्टिकल 8। इसमें भी इस बात पर बल दिया गया कि हमें लॉस एंड डैमेज के मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें भी कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया, किसी धन की व्यवस्था इसमें नहीं की गई। बस कह दिया गया कि हाँ, इस पर हमें बात करनी चाहिए, इन मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, कहकर इसको छोड़ दिया गया। इसके बाद भी बात चलती रही और फिर आया कॉप 26 जो लास्ट ईयर हुआ था ग्लासगो में। इसमें भी क्या किया गया, G77 जो विकासशील देशों का क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मिलकर, उनका समूह है, उन्होंने और चाइना ने मिलकर ये बात उठाई कि हमें लॉस एंड डैमेज के लिए वित्तीय प्रावधान करने चाहिए, एक फाइनेंशियल फैसिलिटी की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन विकसित देशों ने इसका विरोध किया। तो विकसित देशों के विरोध के कारण ये कोई व्यवस्था इस पर नहीं हो पाई। बात और आगे बढ़ी और अब फिर आ गया कॉप 27 इस बार। और इस बार जब कॉप 27 शुरू हुआ तो शुरू से ही कुछ पॉजिटिव साइंस नजर आने लगे थे। तो सबसे पहले जर्मनी ने और कुछ देशों ने वित्तीय प्रतिबद्धताएं व्यक्त की कि हम लॉस एंड डैमेज के लिए इतना इतना पैसा देना चाहते हैं और हम इसके लिए सहायता करने को तैयार हैं। तो पहले से कुछ पॉजिटिव साइन शुरू हो गए थे और फर्स्ट वीक में ही एक सेंटियागो नेटवर्क था, उसको संचालन कर दिया गया, ऑपरेशनलाइज कर दिया गया। देखो, इसकी स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी कॉप 25 मैड्रिड में। कॉप 25 मैड्रिड में ही इसकी स्थापना हो गई थी। ये रहा कॉप 25 मैड्रिड में, और ये था सेंटियागो नेटवर्क। लेकिन ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ था, संचालन नहीं हुआ था। तो ये है क्या? देखो, कॉप सेंटियागो नेटवर्क है, ये क्या करता है, सुभेद्य देशों को, मतलब जिन पर जलवायु आपदाओं का बहुत ज्यादा खतरा है, उन देशों को ऐसी संस्थाओं से, ऐसे नेटवर्क से, ऐसे लोगों के समूह से, विशेषज्ञों से जोड़ता है जो क्या कर सकते हैं, इन देशों की सहायता कर सकते हैं, इनको तकनीकी सहायता दे सकते हैं, इनको अन्य संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, इनको लॉस एंड डैमेज का सामना करने के लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान उपलब्ध, नॉलेज दे सकते हैं। उनसे इनको जोड़ने का कार्य करता है सेंटियागो नेटवर्क। तो सेंटियागो नेटवर्क बन तो गया था मैड्रिड में ही, लेकिन ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ था। वो ऑपरेशनलाइज हुआ कब? इस सम्मेलन में आके, मतलब कॉप 27 के फर्स्ट वीक में उसको क्या कर दिया गया, संचालित कर दिया गया। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन था। लेकिन उसके बाद जो दूसरे वीक में हुआ वो भी बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु था, वो था ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव।
इसे ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव भी कहा जा रहा था। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव। इसको भी लॉन्च किया गया, इसे शील्ड प्रोग्राम भी कहा जा रहा था। तो ये है क्या, देखो ये था वल्नरेबल 20, V20 समूह है। वैसे ये 58 देशों का समूह है, लेकिन नाम प्रारंभ में 20 थे, तो V20 वल्नरेबल 20 ऐसे देश जिन पर आपदाओं का खतरा बहुत ज्यादा है। वल्नरेबल 20 समूह है, इसमें 58 देश सम्मिलित हैं। इन्होंने और G7 ने मिलकर इस इनिशिएटिव को शुरू किया। तो ये है क्या, देखो ये जो शील्ड इनिशिएटिव है ये इंश्योरेंस बेस्ड एक तरह की क्या है, स्कीम है, जिसमें देश अपने इंश्योरेंस कराएंगे और अगर वहां पर जलवायु संबंधी आपदाएं आती हैं तो उनको इस फंड से सहायता दी जाएगी। अर्थात इसमें उन देशों को क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। तो इसकी काफी आलोचना भी की गई कि आप ग्लोबल शील्ड जो आप ये प्रोग्राम चला रहे हो, इस पर एक तो विकसित देशों की मोनोपोली रहेगी, उनका अधिकार रहेगा। दूसरा, इसमें सभी से वल्नरेबल देशों को शामिल नहीं किया गया है, बहुत सारे देश इससे बाहर थे। तीसरा, ये एक तरह की इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम है जिसमें देशों को पहले पैसा देना पड़ेगा। अगर पहला पैसा देना पड़ेगा, ऑलरेडी वो देश क्या है, वित्तीय बोझ के नीचे हैं, बहुत ही क्या है, कमजोर देश हैं, तो वो इतना पैसा देंगे कैसे। और चौथी बात इसमें ये कही गई कि इस तरह से तो कंपनियां, जो विकसित देशों की कंपनियां हैं, वो इससे क्या करेंगी, लाभ प्राप्त करेंगी। तो इस पर विकसित देशों का ही कंट्रोल रहने के कारण इसकी काफी आलोचना की गई। और इससे भी आगे बड़ी बात, और बढ़ते बढ़ते जो लास्ट दिन जब पहुंचा, तब जाकर लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना हुई, जो कि एक सफलता माना जा रहा है। लेकिन अभी भी ये संचालन से काफी दूर है ग्लोबल जो आपका ये लॉस एंड डैमेज फंड है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें ये देखा जाना है कि कौन फंड देगा, कितना फंड देगा, किसे इसके तहत से फंड मिलेगा, और इसका संचालन कैसे किया जाएगा, मैनेज कैसे इसको किया जाएगा। इन सभी पर अभी क्या होनी है, चर्चा होनी है। अभी इन मुद्दों को सुलझाना है, जो कि अभी अगले सम्मेलन में ये होगा। तो एक ट्रांजिशनल कमेटी की स्थापना कर दी गई है जो इन सभी मुद्दों को सुलझाएगी और ये भी देखेगी कि और कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसके माध्यम जिनको इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा आपका लॉस एंड डैमेज का मुद्दा है, जो 1989 से शुरू हुआ था और अब जाकर ये 2022 में जाकर ये सॉल्व हुआ है। अभी भी इस पर काफी काम करने की जरूरत है। देखो अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। इसमें से आप पर पूछा जा सकता है कि वार्सा मैकेनिज्म किससे संबंधित था, सैंटियागो नेटवर्क किससे संबंधित है, पेरिस का आर्टिकल 8 किससे संबंधित है, ग्लोबल शील्ड प्रोग्राम क्या है या ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क प्रोग्राम क्या है। इसके बाद आपसे जो लॉस एंड डैमेज फंड है इसके बारे में तो वो पूछ ही सकता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं किसी एक नए मुद्दे को।